Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th polity, and we are going to discuss chapter number 4 and this is going to be the last chapter, last part basically. So हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो सकता है कि कुछ रह जाए. So देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, एंड हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और अगर हमें टाइम इजाजत दे तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में. ठीक है, सो वो सारी चीजें आज होंगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो जैसे प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसी तरीके से हम बात करें जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, सो इनको भी क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए. सो द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. हिज इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट. जो इलेक्शन मेथड है वो भी क्या है, सेम है. प्रेसिडेंट के लिए क्या इलेक्शन मेथड यूज हो रहा था, पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. तो अगर जिसको नहीं पता है इसके बारे में, प्लीज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर देख लो, आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा. सो द ओनली डिफरेंस इज दैट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. तो इस वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जो डिफरेंस क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है वो क्या नहीं होता, पार्ट नहीं होता किसका, इलेक्टोरल कॉलेज का. The vice president may be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority and agreed to by the Lok Sabha. So वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए फिक्स अब उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. उनको रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, कि सबने सोचा कि ये वाइस प्रेसिडेंट हमें पसंद नहीं है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है उनको प्रेसिडेंट के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ. तो क्या कर सकते हैं, वो एक रिजोल्यूशन डाल सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन वो रिजोल्यूशन जो है वो लोकसभा में भी पास होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं होता है. ठीक है, कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कोई ज्यादा ही बड़ी गलती की है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि ये क्या करे, एक पोस्ट, एक ऑफिस संभालने के साथ साथ क्या है, हम बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के. क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस तो संभालते संभालते हैं, और क्या करते हैं, चेयरमैनशिप भी करते हैं किसकी, राज्यसभा की. तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एक्स ऑफिशियो मतलब समझ गए कि एक पोस्ट पहले से है और चेयरमैन की पोस्ट भी ये संभालते हैं, एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी ये संभालते हैं. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का. अब प्रेसिडेंट का ऑफिस ये कब संभाल सकते हैं, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट होते क्यों हैं. फॉर एग्जांपल कभी वैकेंसी खाली हो जाए किसकी, प्रेसिडेंट की, तो इतना जल्दी वो जो है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, तो इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते कंडक्ट. तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है कि अगर बाय चांस कोई वैकेंसी क्रिएट होती है किस रीजन से, डेथ से या रेजिग्नेशन से या रिमूवल से, तो किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो वैकेंसी होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑफिस संभालेंगे किसका, प्रेसिडेंट का, जब तक नए प्रेसिडेंट चुने नहीं जाते. So the vice president acts as the president only until a new president is elected. तब तक जब तक एक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए जाते. बीडी जटी acted as president on the death of फखरुद्दीन अली अहमद until a new president was elected. So बीडी जटी क्या है, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था, वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था जब हमारे प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी डेथ हो गई थी, और दोबारा से जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं चुने गए थे, किसने एक्ट किया था प्रेसिडेंट की तरह, वाइस प्रेसिडेंट ने, एंड उनका नाम क्या था, बीडी जटी. क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हम बात करें तो. जैसे कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, इंपॉर्टेंट जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, सारे कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी. तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टीरियल पोस्ट हो जाती है. ठीक है, तो इनके बारे में जानना जरूरी है. सेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर. और अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसकी एडवाइस से लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से. सो देयरफॉर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी बन जाते हैं ये गवर्नमेंट के. फॉर्मली अ लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज पीएम.
तो फॉर्मली क्या होता है कि जिसके पास भी सपोर्ट होता है, मेजोरिटी, मतलब जिसके पास भी मेजोरिटी होती है कहाँ पे, लोकसभा में, उसको इलेक्ट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन उनके मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। समझो प्रोसेस, जिसके पास भी मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, उसको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, चुनेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जैसा कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तारीख है आज 8 जुलाई, ठीक है। 8 जुलाई को वीडियो बन रही है। अभी कल के दिन ही क्या हुआ है, रीशफल हुआ है किसमें, कैबिनेट मिनिस्टर्स में। मतलब हम बात करें तो 43, अब नंबर सही है तो सही है, अगर गलत हो सकता है कोई बात नहीं। सो 43 नंबर्स में बात करूं तो ये क्या हुए हैं, न्यू इन्होंने क्या किया है, शपथ ली है एज अ मिनिस्टर, या तो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या किए, बढ़ा दिए, इन्होंने जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ा दी है। 77 हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी मेंबर्स हैं। क्लियर। सो पीएम डिसाइड करता है कि कौन कौन होगा उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। पीएम ही क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं और पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को। क्या करते हैं, पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को, ठीक है। हम बात करें तो अब जो नए, हम बात करें पहले कौन था, धर्मेंद्र प्रधान कौन थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। बट अब क्या बन गए हैं वो, धर्मेंद्र प्रधान अब क्या बन गए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। सो जो काम है पीएम का वो क्या है, रैंक और पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो रैंक और पोर्टफोलियो कौन प्रोवाइड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, पार्लियामेंट का पार्ट होने चाहिए, ठीक है। So if someone becomes a minister or prime minister without being an MP, member of parliament, such a person has to get elected to the parliament within 6 months. तो क्या है कि अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, पार्ट होना पड़ेगा किस चीज का, पार्लियामेंट का। सो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर उस चीज का पार्ट होना पड़ेगा। आपने सुना होगा रिसेंटली उत्तराखंड की हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर क्या हुआ, रिजाइन दे दिया उन्होंने। क्यों दे दिया, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं थे, और सीएम होने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम हो सकता है कि जो ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल की क्या सीएम, उनके साथ भी यही केस हो जाए, क्योंकि वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, बट वो क्या है, सीएम है। तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना पड़ेगा उनको, इलेक्ट होना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के रूप में। क्लियर, ठीक है। सो उनको क्या होना पड़ेगा, मेंबर होना पड़ेगा किसको, पार्लियामेंट का। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट होना पड़ेगा एज द एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा किसी भी मिनिस्ट्री में अपना कॉन्फिडेंस खोती है, मतलब उन्हें लगता है कि मिनिस्ट्री क्या है, सही से वर्क नहीं कर रही है, ये इनएफिशिएंट है, तो वो जो मिनिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, रिजाइन दे देगी, या मतलब डिसॉल्व भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लोकसभा क्या है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसका मतलब क्या, अगर कोई सी भी मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस खोती है अपना लोकसभा में, मतलब जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा के अंदर वो उनका कम हो जाता है उस मिनिस्ट्री का, तो उनको वो रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। So the principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament. So basically ministry क्या होती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ठीक है, किसकी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर है। अब उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन होती है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है, कोई सी मिनिस्ट्री ले लो, ह्यूमन डेवलपमेंट की ले लो या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ले लो या कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो वो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के बिहाफ पे वो काम करती है, ठीक है। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। सॉलिडेरिटी मतलब होता है एकता, ठीक है। तो जितनी भी हम बात करें
ये मिनिस्ट्रीज हैं, ये क्या है मतलब किस एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट की, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर। जो प्रिंसिपल है इन कमेटीज का वो क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? इट एम्प्लाइज that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of ministers। अगर कोई भी एक सिंगल मिनिस्टर भी अगर क्या करता है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो देता है, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, या ठीक है, तो क्या होगा, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है। It also indicates that if a minister does not agree with a policy or decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign. It is binding on all ministers to pursue or agree to a policy for which there is collective responsibility। मान लो अब पूरा कैबिनेट है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, और एक ऐसा कोई मिनिस्टर है जिसको वो डिसीजन पसंद नहीं आया, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो डिसीजन वो एक्सेप्ट कर ले, या तो वो क्या कर दे, रिजाइन दे दे। सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस, या तो वो एक्सेप्ट करे या तो रिजाइन दे दे। इसी को हम कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सबको मंजूर है और एक को मंजूर नहीं है तो वो रिजाइन दे सकता है, वो फ्री है उस चीज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट द डिमाइज, ठीक है, डिसमिसल और सॉरी 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 जो डेथ और रेजिग्नेशन होगा प्राइम मिनिस्टर का, सही है, ठीक है, जो डेथ और रेजिग्नेशन है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी होता है, रेजिग्नेशन देते हैं या डेथ होता है, कुछ भी होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो अपनी काउंसिल खुद चूज करते हैं ना, अगर यही नहीं है तो ये भी नहीं होगी, सो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर किसी एक मिनिस्टर की डेथ होती है, रेजिग्नेशन होता है, डिसमिसल होता है, तो सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी खाली होगी। ठीक है, सो इस पूरे कैबिनेट में जिसका प्राइम मिनिस्टर हेड है, अगर वही नहीं रहेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। बट अगर एक मिनिस्टर, कोई सा भी एक मिनिस्टर की डिमाइस होता है, रेजिग्नेशन या डिसमिसल कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होगी, सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी खाली होगी। क्या होगी, मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। द पीएम, ये तो बात हम कल भी कर चुके थे प्रेसिडेंट वाली चीज में। सो द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर। सो बेसिकली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड, हम बात करें तो पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये एक्ट्स एज अ लिंक, जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे कैरी करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। So the prime minister is involved in all crucial decision of the government and decides on the policies of the government। So the prime minister है वो क्या करता है, सारे क्रूशियल डिसीजन, जितने भी क्रूशियल डिसीजन होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट की उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, पार्लियामेंट का भी पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड भी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर को अकेले करनी पड़ती है, इनके पास बहुत सारी पावर्स है। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में पावर्स। ठीक है, सो द पावर विल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास वो बहुत सोर्सेज से जाती है। फॉर एग्जांपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, वो कंट्रोल होता है उनके पास, लीडरशिप होती है किसकी, लोकसभा की, बिकॉज ये क्या होती है, मेजोरिटी जिसके पास भी होती है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो मेजोरिटी है, इसका मतलब लीडर है वो किसके, लोकसभा के। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, कमांड होता है इनके पास, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करते हैं, तो सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव तो यही है। ठीक है, तो हम बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं, कमांड करते हैं पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को। एक्सेस होता है इनके पास किसका, मीडिया का। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन, पर्सनैलिटीज मतलब हम बात करें मेजर पर्सनैलिटी कोई है तो कौन है, पीएम है इलेक्शन के टाइम पे। प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर, जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट्स, जितने ज्यादा फॉरेन विजिट शायद नरेंद्र मोदी जी ने किए, शायद ही किसी और प्राइम मिनिस्टर के नसीब में हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें, इतने सारे तरीकों से इनके पास इनकी पावर आती है। सो हाउएवर द पावर्स व्हिच द प्राइम मिनिस्टर wielded and actually puts into use depend upon the prevailing political condition। सो
मोदी जी जो कि अभी पावर में है, तो वो इतनी ज्यादा अपनी पावर का यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या मेजोरिटी है। अगर कोalition गवर्नमेंट होती तो शायद इतना कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर कोalition गवर्नमेंट होती तो ये फार्म बिल्स थे ये भी शायद वापस ले लिए जाते। ये जितने भी हम सीए एनआरसी जितने भी मेजर डिसीजंस हैं ये इसलिए ले पाती है ये गवर्नमेंट क्योंकि इनके पास क्या फुल मेजोरिटी है कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कोalition गवर्नमेंट होती तो ये सोचते थोड़ा सा ताकि जो गवर्नमेंट है वो गिर ना जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है फुल मेजोरिटी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो सिंस 1989 वी हैव विटनेस्ड मैनी कोalition गवर्नमेंट्स इन इंडिया। सो बहुत सारे गठबंधन हुए। मैनी ऑफ दिस गवर्नमेंट कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा। दे वर आइदर रिमूव्ड और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट। तो क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है ज्यादातर 5 साल तक के लिए दो किसी बड़े नेताओं में बनती नहीं है। वो सोचते हैं, एक सोचता है दूसरा गिर जाए, दूसरा सोचता है ये गिर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पूरे टर्म के लिए 5 साल के लिए कभी नहीं चलती। ठीक है, तो उनका टर्म पूरा नहीं हो पाता, या तो वो अपना लोकसभा में सपोर्ट खो देते हैं या तो वो खुद ही रिमूव कर दिए जाते हैं, रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें, कोalition में। बट अभी क्या है मेजोरिटी है फुल कहाँ पे, लोकसभा के अंदर, या हम बात करें पूरे पार्लियामेंट के अंदर। सो इसलिए वो सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट से क्या समझा हमने कि जिस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा कंट्री के अंदर उस तरीके से पावर यूज की जाती है। ठीक है, दीज डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स। सो ये जो डेवलपमेंट्स है जो कोalition गवर्नमेंट हुई है इसकी वजह से कुछ चेंजेस आए हैं कि इसमें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के सिस्टम में। सबसे पहला एग्जांपल कि जो प्रेसिडेंट का रोल है सिलेक्शन में, किसके, प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन में जो प्रेसिडेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार कभी भी गिर जाती है, तो फिर काम आ जाता है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, कि किसको वो नया प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी issues over there. So coalitional nature of Indian politics in this period has necessitated much more concentration between political partners leading to erosion of prime ministerial authority. जो सब कोalition होती है ना तब क्या होता है कि दो हेड होते हैं। जैसे एक मान लो कभी फ्यूचर में होता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या कोalition, हो नहीं सकता कभी लेकिन फिर भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हेड होंगे किसके, बीजेपी गवर्नमेंट के नरेंद्र मोदी, जो हेड होंगे कांग्रेस के राहुल गांधी, कभी इनके बीच में एक जैसे डिसीजन लेने की क्षमता बन सकती, नहीं बन सकती। ठीक है, सो जो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मान लो प्रेसिडेंट मोदी जी हैं उस समय, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या पूरा डिसीजन ले सकते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं ले सकते। ठीक है, उन्हें थोड़ी सी सुननी पड़ेगी किसकी, गांधी जी की। क्यों, क्योंकि वो उस पोस्ट पे हैं बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। इट हैज ऑल्सो बॉट रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्रीरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर एंड डिसाइडिंग द रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज। अब मान लो फिर से वही सेम सिचुएशन, नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। अब मान लो कि कुछ कोalition हो रखा है तो कुछ मिनिस्टर्स बोलेंगे गांधी साहब के कि हमें क्या चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। लेकिन फिर उसी समय पे बीजेपी के भी कुछ मिनिस्टर्स बोलेंगे कि हमें अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, हमें ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए। तो क्या फिर वो दोनों से फिर वो दोनों एक ही आंसर पे आएंगे, नहीं आएंगे, तो फिर से थोड़ा सा वाद विवाद। ठीक है, सो इस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने में, रैंक सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है इन कोalition गवर्नमेंट। बट अगर मेजोरिटी है जैसे कि अभी है तो जब मर्जी कर दो चेंज, जैसे कि अभी वेडनेसडे को हो गया चेंज। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आपके पास मेजोरिटी, और अगर नहीं है, अगर कोalition गवर्नमेंट है, सो योर बैड लक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लेवल पे, अभी तो यूनियन लेवल पे चल रहा था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, एट द स्टेट लेवल पे क्या होता है, सिमिलर टाइप का पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है। किसी किसी में हम बात करें 2 हाउसेस भी होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो बाई कैमरल हो गया, और जहाँ पे सिंगल हाउस होता है वहां पे क्या हो गया, यूनिकैमरल। तो सेम तरीके का हम बात करें एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम होता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है, स्टेट में भी यूनियन में भी गवर्नर होता है, वहां पे प्रेसिडेंट होता है। तो एक सेम तरीके का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। The most important variation is that there is a governor of the state appointed by the president on the advice of the central government. So सबसे important variation ये है कि वहां पे क्या होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर
क्या करता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह अगर मैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख दूं तो कोई इसमें गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। So though the chief minister like the president is the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary powers. So same CM क्या होता है, CM हेड होता है स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है कंट्री का, ठीक है, सेम तरीके से। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर में ये फर्क है कि गवर्नर के पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है देन प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स हैं, ये बात करेंगे कभी और, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है ये चीज, ठीक है। सो डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास ज्यादा होती है, प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास, क्लियर। सेम तरीके का एग्जीक्यूटिव सिस्टम चल रहा है यूनियन में भी, स्टेट में भी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। सो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पहला परमानेंट, दूसरा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनका टर्म फिक्स होता है, 5 साल के लिए जीतते हैं वो, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स बोले तो, ठीक है। तो इसका होता है रियल एग्जीक्यूटिव, इनको कोई हटा नहीं सकता, हटा सकता है ऐसा नहीं है, हटा नहीं सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लड़ेंगे और जीतेंगे तभी दोबारा से पावर में आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। So trained and skilled officer who work as a permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. जो trained और skilled officers होते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो IAS लोग, ठीक है, DMs, ठीक है, वो क्या होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के। उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ये करते क्या है बेसिकली, जो स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को, पॉलिसीज बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, बिकॉज ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नॉट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठे आराम से चेयर पे चाय पी रहे हैं, बट जो रियल काम करता है वो कौन करता है, दीज ऑफिसर्स, ठीक है। The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature. जो administrative officers होते हैं ये वायलेट नहीं कर सकते लेजिस्लेचर की पॉलिसी, मतलब पार्लियामेंट की पॉलिसीज को हम बात करें तो वायलेट नहीं कर सकते। इंडिया हैज स्टेबलाइज्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडिया के पास क्या, स्टेबलाइज्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इनके पास क्या है, प्रॉपर, ये पहले से चलती आ रही सिविल सर्विसेज है ना, तो ये एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हमारे पास थी। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट मशीनरी है जो कि बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है, जो हमें पहले से मिल रही थी, ठीक है। सो एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। सो जो मशीनरी है क्या है, पॉलिटिकली अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब होता है कि वो जवाब देने लायक है, ठीक है, जवाब योग्य है। मतलब हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है, मीन्स हम गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं कि भाई ये चीज आपने क्यों की, सेम। So the bureaucracy is also expected to be politically neutral. So जो bureaucracy हो क्या होनी चाहिए, politically neutral होनी चाहिए। मीन्स जैसे कोई एक ऑफिसर काम कर रहा है इसमें, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आना चाहिए कभी भी, कि भाई जैसा होता है ना, कभी कभी केस आता है ऐसा कि कोई बोलता है कि लो नेताजी से बात कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये करप्शन में आ जाता है देखा जाए तो, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। Makers of our constitution were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने बहुत क्लियर रखा और बहुत सारी ऐसी पावर्स दी डीएम्स को, या हम बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, आईएएस लोगों को, कि क्या करें, अपना काम पॉलिटिकली फ्री रह के करें, बिकॉज इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, ठीक है। सीएम वगैरह इनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स, ठीक है, होती है लेकिन ये ट्रांसफर करवा सकते हैं, बट इनको ये डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है। सो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यूपीएससी के पास एक काम है कि वो क्या करे, सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करे या रिक्रूटमेंट करे उनकी, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज बुक का पेज है आपकी। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस एंड आईपीएस ये हम बोलते हैं सेंट्रली अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। सेंट्रल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये भी किस में आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, स्टेट सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, ये नहीं आते उसमें कि जिनको उनको ऐड किया जाए किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो IAS होते हैं और IPS होते हैं और IFS होते हैं, क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एंड दे हैव मच
पावर्स, ठीक है, बहुत सारी पावर होती है इनके पास, ठीक है। सो चैप्टर खत्म, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, बहुत सारे पार्ट लगे इसको खत्म होने में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक रखना था ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, एक टॉपिक खत्म होते ही दूसरा टॉपिक आ जाए, ठीक है। तो उस तरीके से एक वेल मैनर्ड वे में आपके सामने आए चैप्टर। हो सकता है अगला चैप्टर जो होगा वो भी इसी तरीके से आए, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी है, तो वो भी इसी तरीके से आएगा, टॉपिक वाइज आएगा। जैसे अगर हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के बारे में ही आएगा सिर्फ, राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं राज्यसभा के बारे में ही आएगा सिर्फ, ठीक है। सो उस तरीके से आएगा अगला चैप्टर भी। सो थैंक यू फॉर दिस ऑसम सेशन। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखा होगा आपने यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।